प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। दोस्तों, इसके पहले हम लोगों ने एक सीरीज़ की थी ईबीएस के यूपी टेट के लिए, और यूपी टेट के ईबीएस की सीरीज़ में हमने इसके पहले 100 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिए थे, जिसमें आपके 135 क्वेश्चन अभी बचे हुए हैं। आज इसे सेकंड सीरीज में हम लोग कवर करने वाले हैं और आज हमें उम्मीद है कि इसको हम लोग पूरा कर लेंगे, पूरा करके ही रखेंगे। तो ये पूरा आपके 135 क्वेश्चन है जो हम लोग आज करने वाले हैं, सेकंड पार्ट है। इसके बाद एक थर्ड पार्ट आपका आएगा। साथ में हमने एक फ्रेंडशिप करके आपका फ्रेंडशिप बैच स्टार्ट किया 10 दिन के लिए। उसमें आपके अलग अलग क्लासेस चलाई जा रही हैं, सभी सब्जेक्ट की, पाँचों सब्जेक्ट की क्लास चलाई जाएगी। तो आप उसे ज़रूर जुड़ें और उसका हिस्सा बने, उसको लाभ आपको अवश्य मिलेगा। प्यारे मित्रों, आपको एक साथ यहाँ बता दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने मित्रों को भी शेयर कर दिया करिए वीडियो को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 100 नंबर का क्वेश्चन एक बार फिर देख लेते हैं और आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। पहला क्वेश्चन 100 नंबर पे जो है आपका आज का, यहाँ पर दिया गया पर्यावरण शिक्षा में समस्या समाधान विधि का गुण है। ठीक है, पूछ रहा है समस्या समाधान विधि का गुण कौन सा है। तो आप यहाँ देखेंगे लक्ष्य केंद्रित विधि होनी चाहिए, सही है। सृजनात्मक विधि होनी चाहिए, ये भी सही। चयनात्मक विधि होनी चाहिए, ये भी सही है। तो उपरोक्त सभी आपकी सही हैं। यहाँ पे आपको ये पीडीएफ जो है आपके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगा, जहाँ पे आप 8004109989 पे व्हाट्सएप पे ज्वाइन कर सकते हैं, या टेलीग्राम पे भी ये पीडीएफ आज की रात में शेयर कर दिया जाएगा, तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, जिसके लिए आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। आप निश्चिंत रहें कि आपको ये सारी चीज़ें फ्री में हैं, और दूसरी आपका नंबर भी सिक्योर रहेगा, आप एकदम निश्चिंत होकर के व्हाट्सएप से जुड़ सकते हैं। बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 101 का। आज पहला क्वेश्चन आज की सीरीज का, प्रेक्षण विधि की सीमाएं क्या हैं। आपको ये बताना है प्रेक्षण विधि की सीमाएं क्या हैं। यह विधि मितव्ययी नहीं है। ठीक नहीं, ऐसा नहीं है। प्रेक्षण, जब आप कोई प्रेक्षण करेंगे तो मितव्ययी नहीं है, मतलब कम खर्चीली नहीं, बहुत खर्चीली होती है। उसके बाद पूछ रहा है, यह विधि में प्रेक्षण सोचतम से न करके प्राप्त परिणाम अधिक वैध और विश्वसनीय नहीं होते हैं। तो आपका यही आंसर सही माना गया है यहाँ पे। किसके हिसाब से? आपका जो मनोविज्ञान है उसकी दृष्टि से यह आंसर आपका सही माना जाता है यहाँ पे। चलिए अब आ जाते हैं, यहाँ पे पूरा ईबीएस का ही क्वेश्चन है और इसमें ध्यान से देखेंगे। कह रहा है इकोसिस्टम का सही परिभाषा क्या है। इकोसिस्टम पारिस्थितिकी का आपको सही परिभाषा बताना है। कह रहा है परस्पर क्रिया करने वाले जीव समुदाय, यानी जो आपस में क्रिया रखते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जब हमने कहा ना कि दो अलग अलग जीव एक साथ रहें और दोनों एक दूसरे को लाभ पहुंचाएं, ऐसे जीवन को हम लोग क्या कहते हैं? सहजीविता कहते हैं। और जीव को क्या कहते हैं? सहजीवी कहते हैं। सहजीविता कहा जाता है ऐसे जीवन को जब दो अलग अलग जाति के जीव एक साथ रहते हैं और एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं। इसका उदाहरण हम लोग कई बार पढ़े हैं, जैसे कि लाइकेन है। क्या है? लाइकेन है। लाइकेन एक वायु ध्वनि, क्या कहते हैं, वायु प्रदूषण का सूचक है। जहां पर वायु प्रदूषित होती है वहां पे लाइकेन नहीं उगते। ठीक है, एक सेकेंड। जहां पर वायु प्रदूषित होती है वहां पे लाइकेन नहीं उगते। देखिए यहाँ पे, और लाइकेन किससे बनते हैं? कवक और शैवाल की सहायता से किसका निर्माण होता है? शैवाल की सहायता से बन जाते हैं। कौन? लाइकेन बन जाते हैं। ठीक है, लाइकेन से ही लिटमस पत्र बनाया जाता है। लिटमस पत्र आप जानते हैं पीएच की रीडिंग नापने के लिए काम करता है। लिटमस पत्र का उपयोग किया जाता है, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, विज्ञान वाले जो अभ्यर्थी होंगे जानते होंगे। तो लिटमस पत्र किससे बनता है? लाइकेन से बनता है। लाइकेन क्या है? वायु प्रदूषण का एक सूचक है, जिससे क्या होता है, वायु जहाँ पे प्रदूषित होती है वहां पे लाइकेन नहीं उगते हैं। ये बात आप जान गए हैं, क्लियर है। अब इसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। कह रहा है इकोसिस्टम, अच्छा यहीं पे हमने एक बात और की थी, ये तो हमारे हो गए परस्पर संबंधी वाले। ठीक है, दूसरा होता है ये दो जीव आपस में एक साथ साथ रहते हैं, एक को लाभ होता है एक को हानि होती है, इसे परजीविता कहते हैं। क्या कहते हैं? परजीविता कहते हैं, मतलब परजीवी, पैरासाइटिज्म कहते हैं। जैसे मच्छर है और मनुष्य है, तो एक दूसरे का क्या है, एक लाभ होता है एक को हानि होती है। ये परजीवी दो प्रकार के होते हैं, एक बही परजीवी होते हैं, एक अंतः परजीवी होते हैं। ठीक है, जो अंतः परजीवी होते हैं वो शरीर के अंदर रहते हैं, जैसे बैक्टीरिया है, वायरस है, प्रोटोजोआ की जो बीमारियां पैदा करने वाले हैं, ये हमारे शरीर के अंदर पाए जाते हैं। लेकिन जो बीमारी नहीं पैदा करते हैं वो बाहर से, मतलब बीमारी तो भी पैदा करते हैं लेकिन बहुत, जैसे मच्छर है, जोंक है, ये सब क्या होते हैं, बाहर से आते हैं, खून पीते हैं और खून पी के निकल जाते हैं। तो इस प्रकार से दो प्रकार के होते हैं, अंतः परजीवी और बही परजीवी। तो इसके बहुत सारे हैं। आपने माइकोराइजा पढ़ा होगा, कैसा है? माइकोराइजा जो है आपका सहजीवी का उदाहरण है। माइकोराइजा क्या है? सहजीवी का उदाहरण। आपने उसके बारे में पढ़ा होता, राइजोबियम के बारे में पढ़ा होगा। राइजोबियम बैक्टीरिया कहाँ पाए जाते हैं? दलहनी फसलों की जड़ों में पाए जाते हैं। कहाँ पे पाए जाते हैं? दलहनी फसलों की जड़ों में पाए जाते हैं, जो नाइट्रोजन का फिक्सेशन करके नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। बहरहाल यहाँ पे हमारा क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है।
बड़ा नहीं करना चाहते हैं हम, आगे अभी आएगा सारी चीज़ें तो वहाँ पे आपकी कन्वर्ट होते रहेंगे, ठीक है। तो फिर से एक बार देख लें। कह रहा है इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है? तो परस्पर क्रिया करने वाले जीवों का समुदाय। हाँ ठीक है, लेकिन सही परिभाषा की दृष्टि से गलत हो जाएगा। किसी स्थान पर अजीवी घटक नहीं। पृथ्वी और वायुमंडल के क्षेत्र जहाँ जीव रहते हैं नहीं। तो जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलन क्या होता है? संतुलन तंत्र क्या कहलाता है? जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलन तंत्र क्या कहलाता है? आपका इकोसिस्टम की सही परिभाषा होता है। एक सेकेंड, हाँ क्लियर है सबको? चलिए अगला प्रश्न आपके सामने, मानव विकास के क्रम में दो पैरों पर चलने का सबसे बड़ा लाभ क्या है? कह रहा मानव के विकास के क्रम में जब मानव विकसित हुआ तो कैसे कैसे आए थे, अलग अलग जीवों से आए थे। जैसे मानव का विकास जो हुआ ना, वो कहाँ से हुआ था? एक कोष की जीव से हुआ था। एक कोष की जीव से पहले प्रोटोजोआ आते हैं, फिर प्रोटोजोआ से क्या आ जाता है, मल्टी सेलुलर पोरीफेरा आ जाते हैं, फिर सिलेंट्रेटा, प्लेटे, हेलमिंथी, ऐसे ऐसे होते होते किसका विकास हो जाता है? हम लोग ज़्यादातर मत्स्य से समझते हैं, मत्स्य से आते हैं, ठीक है। मत्स्य के बाद किसका निर्माण हो जाता है? मत्स्य के बाद आ जाते हैं मेढक आ जाते हैं, जो दोनों जगह पे रह सकते हैं, इसे उभयचर भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद सरीसृप, रेंगने वाले, फिर पक्षी वर्ग, ठीक है। और फिर उसके बाद हम लोगों को कौन आ जाते हैं? स्तनधारी वर्ग, जिसमें हमारा क्या आ जाते हैं? मनुष्य आ जाते हैं स्तनधारी वर्ग के अंतर्गत। तो कह रहा मानव दो पैर पे चलने लगा, क्योंकि स्तनधारी वर्ग में बहुत सारे ऐसे जंतु हैं जो कि चार पैरों पर चलते हैं, लेकिन मनुष्य दो पैरों में चलने लगा। सबसे बड़ा लाभ क्या है? हाथ स्वतंत्र रूप से मस्तिष्क के आज्ञा अनुसार कार्य कर सकते हैं, ये इसका सबसे बड़ा लाभ हुआ, ठीक है। जो हमारा आगे का हाथ होता है, यानी जो आगे का पैर था, वो हाथ के रूप में कन्वर्ट हो गया। पक्षियों में यही आगे का जो हमारा हाथ है, पक्षियों में यही किस रूप में कन्वर्ट हो जाता है? पंख के रूप में बदल जाता है। क्या कहते हैं? पंख, पंख के रूप में बदल जाता है, ठीक है। पक्षियों का पंख हो जाता है, मछलियों का फ्लिपर हो जाता है, ठीक है। कहने का अर्थ है कि हाथ जो होता है हमारा स्वतंत्र हो गया और मस्तिष्क के आज्ञा अनुसार अब कार्य कर सकता है। जैसे आप रात में सो रहे होते ना, और आपके दाएं पैर में मच्छर काट रहा है, तो बायां पैर जाकर के उस मच्छर, बायां हाथ जाकर के उस मच्छर को मार देता है, लेकिन आप सो रहे हैं। ये तंत्र का तंत्र से होता है, तो ये सारी चीज़ें आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो हाथ स्वतंत्र रूप से मस्तिष्क के आज्ञा अनुसार कार्य कर सकता है। चलें आगे बढ़े जाए। भूकंप की तीव्रता, मैंने कहा ना कि ये बहुत पिटा हुआ क्वेश्चन है और लगभग हर बार आता है और बेसिक सा क्वेश्चन है, कोई बात नहीं। दो चीज़ें यहाँ पे आपको देखना है, ढूंढना, एक रिएक्टर ढूंढना है और दूसरा क्या ढूंढना है? आपका सिस्मोग्राफ ढूंढ, ठीक है। एक सेकेंड, नहीं नींद नहीं आ रही, वो थोड़ा सा हो गया, ठीक है। कह रहा भूकंप की तीव्रता नापने वाला यंत्र क्या है? तो आप कहते हैं सिस्मोग्राफ कहते हैं। वो क्या कहते हैं? जौमाई आना, ठीक है। अच्छा, ये जौमाई क्यों आती है? जब शरीर में लैक्टिक एसिड जमा होने लगती, थकान होने से क्या होता है, शरीर में जब लैक्टिक एसिड जमा होती तो आपको थकान लगती है, ठीक है। ये थकान क्या होती है, धीरे धीरे आपको आलस्य की तरफ ले जाती है, और जब आलस्य आता है तो आपको निद्रा आ जाती है, ठीक। तो आलस्य की तरफ हो रहा है, थकान की टाइम है, रात में लगभग आपके 10 सवा 10 बज रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं है, हम लोग पूरा कवर करेंगे, तो बुरा मत मानिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कार्डियोग्राफ है, किससे संबंधित है? हृदय से संबंधित है। और बैरोग्राफ है, बैरोमीटर मतलब बैरोग्राफ किसके होता है? वायुदाब नापे के लिए यूज किया जाता है, आप जानते हैं, ठीक। सूर्य से निकटतम ग्रह कौन सा है? अच्छा, ये तो आप सब लोग जानते होंगे ना, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, यम। हम लोग ऐसे पढ़ते थे 6 7 8 में, जब गुरुजी पढ़ाते थे तो ऐसे रटाते थे कि रटो बेटा, तारा होता है, तारा के बाद क्या होता है? उसे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, यम, ठीक है। तो ऐसे इसको दो भागों में बांट दिया जाता है। आप जानते हैं ना, चार ग्रह को किस में बांट देते हैं? आंतरिक ग्रह, और चार को बहिर्ग्रह के रूप में बांट देते हैं, या बाह्य ग्रह के रूप में बांट देते हैं। इसी को पार्थिव ग्रह कहते हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये चार के जो आंतरिक हो जाते हैं, उसके बाद अब बाकी हो जाते हैं, ठीक। तो कह रहा है सबसे बड़ा ग्रह कौन सा होता है? तो आप तो इसका आंसर बताइएगा कमेंट करके, सबसे बड़ा ग्रह किसे कहते हैं और सबसे छोटा ग्रह किसे कहते हैं। लेकिन हमसे पूछा है निकटतम कौन है, सूर्य के सबसे पास कौन है? तो बुध, शुक्र, पृथ्वी। तो सबसे पास कौन है? बुध है। फिर कौन है? पृथ्वी है, बुध, शुक्र है, ठीक है। और उसके बाद कौन है? पृथ्वी। शुक्र को क्या कहते हैं? सुबह का तारा और सांझ का तारा भी कहा जाता है। शुक्र को क्या कहते हैं? भोर का तारा और सांझ का तारा कहा जाता है शुक्र ग्रह को। और पृथ्वी पे जीवन पाया जाता है, बाकी किसी ग्रह पे अभी जीवन नहीं पाया जाता है, हालांकि जीवन की खोज लगातार जारी है। गिर राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? गिर गुजरात, गिर गुजरात, ठीक है। गिर से गुजरात, आप याद रखिए, गिर गुजरात से संबंधित है, तो आपका सही आंसर हो जाता है गिर गुजरात, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं निरीक्षण विधि की विशेषताएं नहीं है, ठीक। वही है, निरीक्षण विधि की विशेषता नहीं है।
कह रहा है निरीक्षण विधि की विशेषताएं नहीं है, तो आपका यहाँ पे हो जाएगा पहला ऑप्शन देखें अगर, यह एक मनोवैज्ञानिक विधि नहीं, यह प्रत्यक्ष अनुभवों पर आधारित है नहीं, ठीक है। माफ करिएगा, ये दोनों आपके सही हैं, ठीक है। यह एक मनोवैज्ञानिक विधि, यह भी सही है, यह प्रत्यक्ष अनुभवों पर आधारित, यह भी सही है, ठीक है। इसके बाद आ जाएंगे, यह एक बाल केंद्रित विधि, इसमें शिक्षक एक प्रशासक के रूप में होता है, तो ये आपका विशेषता सही नहीं है, तो आपका सही आंसर ये हो जाता है, आपका विशेषता सही नहीं है। निम्नलिखित वाहनी ईंधनों में से किसको आजकल पर्यावरण स्नेही माना जाता है, मतलब जो पर्यावरण के सबसे करीब है, पर्यावरण के लिए अच्छा है, तो है आपका संपीड़ित पेट्रोलियम गैस। कौन है संपीड़ित पेट्रोलियम गैस, जिसे आप क्या मानते हैं, सबसे करीब मानते हैं और सबसे अच्छा पर्यावरण मानते हैं। लेकिन अब अगर देखिए, आप जब ऑप्शन आएगा ना, तो यहाँ देखिए आपको डीजल है, पेट्रोल है, द्रवित पेट्रोलियम गैस है, संपीड़ित पेट्रोलियम गैस, लेकिन अब जब ऑप्शन आएगा तो उसमें आपको क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिक मिल जाएगा। तो इलेक्ट्रिक वाहन, इलेक्ट्रिक व्हीकल अब आपको मिलेगा, तो उस ऑप्शन को आप इलेक्ट्रिक वाले को चूज करिएगा, क्योंकि वो सही माना जाएगा, ठीक है। बैटरी से चलने वाली गाड़ियाँ, बैटरी से चलने वाली मोटर, ऐसे अगर क्वेश्चन मारेंगे तो आप उसी को सही मानिएगा, वो आपका सही होगा। किसी पारतंत्र में तत्वों का चक्रण कहलाता है, कह रहा है किसी पारतंत्र में तत्वों का जो चक्रण होता है, मतलब वो रिसाइकिल होना कहलाता है, क्या कहलाता है आपको बताना है। क्या कहलाता है, तो आप कहेंगे उसे क्या कहते हैं, आपका जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। क्या कहते हैं, जैव भू रासायनिक चक्र, इंग्लिश में से कहते हैं बायो जियो केमिकल, ठीक है, केमिकल साइकिल। बायो मीन्स होता है लिविंग थिंग्स, जियो मीन्स होता है ग्रेविटी से संबंधित, मतलब मिट्टी से संबंधित, और केमिकल मतलब रासायनिक, और साइकिल मतलब चक्र। ऐसा चक्र जो रासायनिक गैसों के चक्रण को रिपीट करता है। जैसे हम आपको उदाहरण दें, जैसे हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन चक्र को पढ़ते हैं, हम लोग ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को निकालते हैं। तो जो हमने कार्बन डाइऑक्साइड को निकाला, यह कार्बन डाइऑक्साइड को किसने ले लिया, पौधों ने ले लिया। पौधे क्या काम करते हैं, उस पौधे से इससे ग्लूकोज बनाते हैं और ऑक्सीजन को निकालते हैं। अब जो पौधा ग्लूकोज ऑक्सीजन निकालता है, उसे हम लोग ले लेते हैं। तो यह चक्र चलता रहता है, ठीक है। और जब यह चक्र चलता रहता है, इसी प्रकार से नाइट्रोजन चक्र होता है, इसी प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड चक्र होता है, इसी प्रकार से जल चक्र होता है। जल में क्या होता है, पहले क्या होता है, बारिश होती है, बारिश का पानी तालाबों में जाता है, नदियों में जाता है, झीलों में जाता है, फिर वो कहाँ चला जाता है, बड़ी नदियों में, बड़े तालाबों में, झीलों में, समुद्र में। और जब ऐसे पहुंच जाता है, वहां पे पहुंचने के बाद क्या होता है, इवेपोरेशन होता है, यानी भाप बन करके उड़ता है। और जब भाप बनकर उड़ जाता है, तो उड़ने के बाद कहाँ चला जाता है, जैसे उड़ता है, उड़ने के बाद ये चला जाता है, बादल बनता है, फिर बारिश होती है, तो फिर वो चक्र चलता रहता है। इस तरह से इसी केमिकल चक्र को हम लोग क्या कहते हैं, जैव भू रासायनिक चक्र कहा जाता है, या भू क्या कहते हैं, बायो जियोकेमिकल साइकिल कहते हैं। तो आपका पहला आंसर सही हो जाता है, ठीक। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है, सुंदरलाल बहुगुणा पेड़ों से चिपक करके उसको बचाया जाता था। तो चिपको आंदोलन के प्रेरणता कौन है, आप कहेंगे सुंदरलाल बहुगुणा, उत्तराखंड से ये संबंधित है, ठीक है। इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति क्या है, इंसुलिन देखो, इंसुलिन क्या होता है, एक हार्मोन होता है। इंसुलिन हार्मोन कहाँ से निकलता है, हमारे पैंक्रियाज में, जिसे हम लोग हिंदी में अग्न्याशय कहते हैं। अग्न्याशय में 3 प्रकार के सेल पाए जाते हैं, जिसे हम आइसलेट ऑफ लैंगर हैंस की दुबकाएँ कहते हैं, आइसलेट ऑफ लैंगर हैंस कहते हैं, आइलेट कहते हैं, आइसलेट आई एस लिखा जाता है ना, आइलेट ऑफ लैंगर हैंस या लैंगर हैंस की दुबकाएँ कहते हैं। वहाँ से 3 प्रकार के हार्मोन्स निकलते हैं, उसमें 3 प्रकार की सेल होती हैं, ठीक है। एक अल्फा सेल से निकलता है, अल्फा सेल से हार्मोन निकलता है ग्लूकेगान, जो ग्लूकागान, ठीक, जो ग्लूकोज के लेवल को क्या करता है, शरीर में बढ़ाता है। जैसे किसी दिन व्रत रहता है आपका, तो जब व्रत रहता है तो आप भोजन नहीं करते हैं, ठीक है। कोई जैसे सिर्फ जल पे रहते हैं, यहाँ आपकी मम्मी होंगी, ठीक है, आपकी मम्मी होंगी, या हो सकता है जिन लोगों की शादी हुई उनकी पत्नी होंगी, वो, या कभी कभी बच्चों के लिए व्रत रखा जाता है, कभी कभी पति के लिए पत्नियां व्रत रखती हैं, और कुछ पति भी होते हैं व्रत रखते हैं पत्नियों के लिए, अच्छी बात होती है, रखना चाहिए, ठीक है। आप लाइफ पार्टनर हैं तो दोनों को साथ साथ चलना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम जो बता रहे थे यहाँ पे कि जो व्रत होता है, कभी कोई मम्मी रखती है बच्चों के लिए, तो 12 घंटे, 10 घंटे, 20 घंटे, 24 घंटे जल ग्रहण नहीं करती हैं। तो उस समय काम तो करती हैं, घर का जो काम होता है उसे करती हैं। तो जब ये काम कर रही होती हैं तो उसमें ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, शरीर काम करेगी तो ऊर्जा चाहिए, और ऊर्जा की आवश्यकता के लिए क्या होता है, यही ग्लूकेगान ग्लूकोज को तोड़ तोड़ करके ऊर्जा देता रहता है। अच्छी बात। अब जब आप कभी मिठाई पार्टी में चले जाते हैं और खूब ज़्यादा मिठाई खा लेते हैं,
तो मिठाई खाने के बाद क्या हो जाता है, मिठाई मिल गई, फ्री की मिल गई, ठीक है। कुछ लोग दबा के खा लेते हैं, कभी कभी क्या होता है फ्री की नहीं भी मिलती है तो कुछ लोग शौकिया होते हैं तो खा लेते हैं, ठीक है। तो मीठा ज़्यादा खा लेते हैं, मीठा जाने को ज़्यादा खाने के बाद क्या होता है, शुगर लेवल आपका इंक्रीज कर जाता है। तो इंसुलिन क्या करता है, उस शुगर लेवल को डाउन कर देता है। अब जिस व्यक्ति में इसी दोनों का बैलेंस खराब हो जाता है, वही व्यक्ति क्या होता था, डायबिटीज का पेशेंट हो जाता है, ठीक। तो कह रहा कि इंसुलिन का नेचर क्या है, स्वभाव क्या है, तो वो प्रोटीन के स्वभाव का होता है। किसके स्वभाव का होता है, प्रोटीन के स्वभाव का होता है। तो आपका सही आंसर हो जाता है प्रोटीन के स्वभाव का, ठीक है। यहाँ पे विज्ञान से संबंधित कुछ जानकारियां हैं, हम आपको बता दें, ध्यान से सुनिएगा। जैसे हम लोग विटामिन की बात करते हैं, विटामिन दो प्रकार के होते हैं, विटामिन जल में घुलनशील विटामिन, और क्या, वसा में घुलनशील विटामिन, ठीक है। जल में घुलनशील विटामिन और वसा में घुलनशील विटामिन। जल में घुलनशील विटामिन वही आपका भैंस गई पानी में, क्या है, भैंस गई पानी में, यानी भैंस गई, तो भैंस गई पानी में बीसी, जो विटामिन बी है जल में घुलनशील, बी और सी, भैंस गई पानी में, ठीक है। और उसके बाद जो है भैंस गई पानी में, ये आपका बीसी से भैंस हो गई, और जल मतलब पानी में। तो बीसी विटामिन जो है किससे संबंधित है, आपका जल से संबंधित है, जल में घुलनशील है। और जो आपका ए, डी, ई और के है, एडेक नामक जो विटामिन है, मतलब विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ये विटामिन किस में घुलनशील है, वसा में घुलनशील है, ठीक है। अब इसके बारे में कुछ जानकारियां और ग्रहण कर लेते हैं यहाँ पे हम लोग। जैसे कि जल में घुलनशील विटामिन को बी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है, चूंकि इसमें अलग अलग प्रकार के विटामिन होती है, जैसे B1 है, B2 है, B3 है, B4 है, B6 है, B12 है, ठीक है, B9 है, B12 है। उसी प्रकार से विटामिन सी का नाम क्या होता है, इसके अलग अलग नाम होते हैं, सबके अलग अलग नाम है। जैसे विटामिन B1 का नाम ज़्यादा पूछा जाता है, थायमीन कहते हैं, और इससे बेरी बेरी नामक रोग हो जाता है। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं, जिससे हमको रोग हो जाता है, कौन सा, जल्दी बताइए। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। विटामिन ए की कमी से क्या हो जाता है, रतौंधी नामक रोग हो जाता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक रोग हो जाता है, ठीक है। और बच्चों में ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग हो जाता है। विटामिन ई की कमी से बंझापन रोग हो जाता है। और विटामिन के की कमी से क्या हो जाता है, आपके बॉडी का जो होता है रक्त वो जमता नहीं है। तो ये क्या होता है, विटामिन के की कमी से हो जाता है। क्लियर हो गया यहाँ तक। तो विटामिन की बात होगी, प्रोटीन तो आपका हो ही गया। अब उसके बाद किसकी बात करते हैं, वसा। वसा क्या होता है, वसा जो होती है आपको ऊर्जा देती है। वसा से हमको सबसे ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त होता है। अगर 1 ग्राम वसा हम खाते हैं तो 9.1 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है, जबकि अगर हम 1 ग्राम ग्लूकोज खाते हैं तो हमको 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा लगभग मिलती है। अगर आपसे ये पूछा जाए कौन सा ऐसा भोज्य पदार्थ है जिसमें ऊर्जा ज़्यादा मिलती है, तो आप किसको चूज करेंगे, जल्दी बताइए, वसा को चूज करेंगे, ठीक है। और उसके बाद कार्बोहाइड्रेट है, यह कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का मिश्रण होता है, जिसे हम लोग ग्लूकोज कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट। बाद में ये 3 प्रकार के हो जाते हैं, इसके डाइसैकराइड 3 प्रकार के हो जाते हैं। एक को कहते हैं माल्टोज शुगर, दूसरे कहते हैं सुक्रोज, तीसरे को कहते हैं लैक्टोज। लैक्टोज दूध में पाया जाता है, सुक्रोज गन्ना के जूस में पाया जाता है, और जो आपका माल्टोज होता है वो दानों में, मिलेट्स में पाए जाते हैं, ठीक। इसका पॉलीसेकेराइड भी हो जाता है। पॉलीसेकेराइड में आपका आ जाता है स्टार्च, और उसके बाद दूसरा हो जाता है स्टार्च के बाद आप कहेंगे क्या हो जाता है, सेलुलोज, और तीसरा हो जाता है जिसका नाम क्या होता है, ग्लूकेगान, ठीक, ग्लाइकोजन, ठीक है। 3 प्रकार के हो जाते हैं, स्टार्च, दूसरा क्या हो जाता है स्टार्च के बाद सेलुलोज, और तीसरा क्या हो जाता है आप कहेंगे ग्लाइकोजन, ठीक। ध्यान से सुनिएगा, स्टार्च और सेलुलोज ये पादप में पाए जाते हैं, किस में पाए जाते हैं, पादप में पाए जाते हैं, जबकि ग्लाइकोजन जो होता है वो जंतु में पाया जाता है, किस में पाया जाता है, जंतु में पाया जाता है। इतनी सारी चीजें इस प्रश्न से हमने जानकारी प्राप्त की, मुझे उम्मीद है कि आपको इसका लाभ अवश्य मिलेगा। 1-2 प्रश्न यहाँ से आपको मिलेंगे। अब देखिए पूछ रहा है पौधों में अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री विभाजन मतलब देखिए पौधों में 2 प्रकार के विभाजन, पौधों और जंतुओं दोनों में 2 प्रकार का विभाजन होता है कोशिकाओं में। एक होता है अर्धसूत्री विभाजन और एक होता है समसूत्री विभाजन। बात समझिए मेरी, क्या होता है इसको समझने का प्रयास करिए थोड़ा सा। तो 1 मिनट हम इसको इरेज करेंगे और फिर से एक बार हम बना रहे हैं आपके लिए। देखिए जैसे ये मान लेते हैं कि एक बॉडी है और इसमें एक सेल है, और इस सेल को हम फिर से बनाते हैं तो आपका सेल हो जाएगी यहाँ पे। अब इस सेल है, इस सेल के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं, जैसे कि यहाँ पे पाया जाएगा आपका न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर ही क्या होते हैं, न्यूक्लियोटाइड होते हैं, क्रोमेटिन फाइबर होते हैं, ठीक। क्या होते हैं, क्रोमेटिन फाइबर, जिसमें गुणसूत्र पाया जाता है, जिसे हम लोग क्रोमोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रोमोसोम कहते हैं। जैसे मनुष्य की बात करें तो टोटल क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है मनुष्य में, 46 क्रोमोसोम होते हैं। मनुष्य की बात करें, मनुष्य में कितने क्रोमोसोम होते हैं, 46। और जो जोड़े में हो पाए जाते हैं चूंकि, तो इसको कहते हैं 22+XY।
अगर ये पुरुष होगा तो 22 प्लस एक्स वाई हो जाएगा, अगर स्त्री होगी तो 22 प्लस एक्स एक्स हो जाता है, ठीक है। ये संयोजन होते हैं, यानी 23 जोड़े पाए जाते हैं। ये 22 जोड़ा जो होता है इसे दैहिक क्रोमोसोम कहते हैं, और जो एक एक जोड़ा ये बचता है इसे हम लोग क्या कहते हैं, लैंगिक क्रोमोसोम कहते हैं, या सेक्सुअल क्रोमोसोम कहा जाता है, ठीक। अब बात मेरी समझिए, कह रहा है कि जब इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है, यानी क्रोमोसोम जब विभाजित करेगी, कोशिका विभाजित करेगी, तो दो कोशिका का निर्माण होगा। लेकिन यहाँ पे अगर क्रोमोसोम दो थे, ठीक, तो यहाँ पे भी क्या होंगे, एक एक हो जाएंगे। यहाँ पे क्रोमोसोम संख्या क्या हो जाएगी, एक एक हो जाएगी। और इसी डिवीजन को हम लोग क्या कहते हैं, अर्धसूत्री विभाजन। ये किस में होता है, जितनी भी कोशिका होगी, क्या बनाएगी कोशिका, बताइए। जो कोशिका जनन सेल यानी गैमीट बनाती है, गैमीट बनाती है, युग्मनज कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, युग्मनज कहते हैं, युग्मनज का निर्माण करती हैं। उस कोशिका को हम लोग क्या कहते हैं, उसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। और जितनी में, जैसे ऊपर कोशिकाओं में कितनी संख्या थी, दो थी, और फिर ये विभाजन करके कितनी रह गई, दो दो ही रह गई, बराबर रह गई, यानी क्रोमोसोम में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ऐसी सिचुएशन को कहते हैं समसूत्री विभाजन। और किसमें पाया जाता है, जिससे मांसपेशियां बनती, पौधों के तने बनते हैं, पौधों की लकड़ियां बनती हैं, इसमें क्या होता है, समसूत्री विभाजन होता है। और जब जनन का भाग बनेगा तो उसे क्या कहते हैं, अर्धसूत्री विभाजन। अब कह रहा है किसमें पाया जाता है, पराग कोश में पाया जाता है। पराग कोश क्या होता है, ये रिप्रोडक्टिव साइट होती है, और पराग कोश में बनता है। और पराग कोश में क्या बनता है, पराग कण बन जाता है। पराग कण को ही मेल स्पर्म कह सकते हैं, पादप का। और जो इसका ओव्यूल होता है उसे, अच्छा अब इसके फीमेल में चले जाएं तो ओव्यूल जो होता है उसमें क्या होता है, आपका अर्धसूत्री विभाजन होता है, ओव्यूल का निर्माण होता है। बाद में ओवरी के अंदर ओव्यूल पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, ओवरी के अंदर। और बाद में ओवरी फूल करके फल बना लेती है, और ओव्यूल फूल करके बीज का निर्माण कर लेता है जब जनन हो जाता है। तो सही आंसर आपका हो जाएगा कौन सा, पराग कोश में, ठीक। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। ज्वर नियंत्रण में आमतौर पर सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली औषधि कौन सी। देखिए ज्वर नियंत्रण में सबसे ज़्यादा, जब आपको बुखार होता है तो आप कहते हैं पैरासीटामॉल लेके चले आओ। तो बहुत सारे कंपनी का आता है, कम्बिफ्लाम है, क्रोसिन है, ठीक है, अलग अलग कंपनी का आता है, कालपाल है, ठीक है। तो अलग अलग कंपनी बहुत सारे नाम से आते हैं। तो उसको आप लोग क्या करते हैं, पैरासीटामॉल का कम्बिनेशन होता है, उसे आप लोग खा लेते हैं, ठीक। ली 52 किसके लिए आता है, लीवर की दवा होती है, आप जानते हैं। ब्रूफेन किसके लिए आता है, मांसपेशियों में दर्द होता है तो उसके लिए ब्रूफेन खाते हैं। और बी कॉम्प्लेक्स ताकत देता है, बिकासोल जो होता है कुछ लोग खाते हैं तो वो मेढक की तरह पीले होकर के फूल जाते हैं, ठीक। तो बी कॉम्प्लेक्स खाना चाहिए, विटामिन B12 में विटामिन मिलती है, इससे ब्लड का कंपोजिशन वगैरह बढ़ जाएगा, ठीक है। तो आप खा के लिए कोई बात नहीं है, आवश्यकता ज़्यादा दवा नहीं खानी चाहिए, ये बात है यहाँ पे। आगे चल जाते हैं। अगला प्रश्न आपका है, जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता कौन होता है। देखिए कोई भी समुदाय होगा तो उसमें प्राथमिक उपभोक्ता कौन है। देखिए यहाँ पे उत्पादक होते हैं, उत्पादक के बाद प्राथमिक उपभोक्ता होता है, प्राथमिक उपभोक्ता के बाद क्या होता है, द्वितीयक उपभोक्ता होता है, और फिर उसके बाद उच्च उपभोक्ता। इसे हम लोग कहते हैं उत्पादक। एक उत्पादक हो गए, ये हो गए प्राथमिक पे। प्राथमिक पे कौन आ जाते हैं, शाकाहारी, जो पेड़ पौधों को खाते हैं शाकाहारी होते हैं। ये होते हैं मांसाहारी, ठीक है, मांसाहारी। और ये होते हैं उच्च मांसाहारी, ठीक है, उच्च मांसाहारी आपने पढ़ा होगा। इसे क्या कहते हैं, आप लोग बताइए, ठीक। इसे कहते हैं उच्च मांसाहारी, ठीक। पिरामिड कहा जाता है ना, ऊर्जा का पिरामिड। आप ध्यान से देखिए, ये तो हो गए आपके प्रोड्यूसर साहब, तो ये तो उत्पादक हैं, तो इनकी गिनती तो करेंगे नहीं। यहाँ पे हो गया प्राइमरी, ये हो गया सेकेंडरी, और ये हो गया टर्सियरी। तो कह रहा है कि जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता की बात करेंगे तो प्राथमिक पे कौन है, शाकाहारी आ गए, प्राथमिक पे कौन है, शाकाहारी हो गए। चले उसके बाद आ जाते हैं, दही निर्माण हेतु सूक्ष्मजीव उत्तरदायी। कह रहा है दही के बनाने के लिए कौन उत्तरदायी होता है, तो आप कहेंगे कौन उत्तरदायी होता है, लैक्टोबैसिलस। ये बैक्टीरिया है, क्या है, बैक्टीरिया है। और यह बैक्टीरिया क्या काम करती है, दही का निर्माण कराती है। किसका निर्माण कराती है, दही का निर्माण कराती है, और इससे दही का निर्माण हो जाता है, ठीक। इससे दही का निर्माण हो जाता है, किससे, बैक्टीरिया है, कौन, क्या नाम है, लैक्टोबैसिलस है, ठीक है। उस स्ट्रेप्टोकोकस से क्या बनाते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस से आपकी दवाइयाँ बनती है, स्पर्जिलस से भी दवाइयाँ बनती है। यहाँ पे मेन है जो आपका लैक्टोबैसिलस है, सही आंसर होगा। मानव रुधिर वर्ग की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी, तो आप कहेंगे मानव रुधिर वर्ग की खोज लैंडस्टीनर ने की थी। अब यहीं पे हम लोग मानव के रुधिर से संबंधित कुछ चीज़ों के बारे में पढ़ने वाले हैं, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे मानव का रुधिर है, जैसे मान लेते हैं ये ब्लड है। अब ब्लड जो होता है वो दो तत्वों से मिलकर बना होता है। एक तत्व को हम लोग क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं, और दूसरे तत्व को हम लोग क्या कहते हैं, ब्लड सेल कहते हैं, ब्लड की कोशिकाएं, रक्त कोशिकाएं कहते हैं, या रक्त कणिकाएं, ठीक है।
जो प्लाज्मा होता है ये इसका कितना भाग होता है, 45% होता है। और जो रक्त होता है ये कितना भाग होता है, रक्त की कोशिकाएं कितनी होती हैं, 55% होती, कितनी होती, 55% होती। प्लाज्मा में अब 90% तक पानी पाया जाता है और 10% तक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस पाए जाते हैं, ठीक। ब्लड की कोशिकाओं में आ जाए तो ब्लड की कोशिकाएं कितनी हो जाती हैं, 3 प्रकार की हो जाती हैं, कितनी हो जाती हैं, 3 प्रकार की। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, क्या हो जाती हैं, प्लेटलेट्स। आरबीसी का काम क्या होता है, शरीर में ऑक्सीजन को ले जाना, कार्बन डाइऑक्साइड को ले आना, भोजन को पहुंचाना, और जो बने हुए कार्बन हानिकारक प्रोडक्ट होते हैं उसे ले आकर के किडनी तक पहुंचाना, रक्त को छानना, ठीक। इसका जीवन काल लगभग कितना होता है, आरबीसी का जीवन काल होता है लगभग 120 दिन का, ठीक। उसके बाद डब्ल्यूबीसी है। डब्ल्यूबीसी किसका काम करती है, डब्ल्यूबीसी हमारे शरीर की सुरक्षा करती है, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, सैनिक भी कहते हैं। और प्लेटलेट्स रक्त का थक्का जमाता है। यही जब आपको डेंगू हो जाता है तो प्लेटलेट्स डाउन होने लगता है और इंसान की क्या हो जाती है, कभी कभी मौत भी हो जाती है। डेंगू किससे होने वाला है, डेंगू एक बीमारी है, बुखार है, किससे होता है, वायरस से होता है, ठीक है। डेंगू किससे होता है, वायरस से होने वाला बीमारी है डेंगू, ठीक। उसके बाद पूछ रहा है प्याज आलू अदरक ये क्या है, तो आपको बताना है प्याज आलू अदरक क्या है। प्याज आलू अदरक ये तीनों क्या होते हैं, तने का रूपांतरण है, क्या है, तने का रूपांतरण है। प्याज आलू और अदरक ये सब क्या है, तने का रूपांतरण होता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे तना। आगे की तरफ बढ़ जाए। एक कोष की सूक्ष्म जीव है, आपको बताना है कि एक कोष की सूक्ष्म जीव कौन होगा, तो आप कहेंगे स्पायरोगायरा है, विषाणु है, पैरामीशियम है। तो आपका सही आंसर हो जाता है एक कोष की सूक्ष्म जीव कौन हो जाता है, पैरामीशियम आपका सही आंसर हो जाता है। निम्न में से कौन सा पादप उत्पाद साबुन का विस्थापन है, कह रहा कौन सा ऐसा पादप उत्पाद है जो साबुन का विस्थापन है। पहले इसका शैम्पू भी आता था, अभी भी आता है, लेकिन थोड़ी सी इसकी मार्केट डाउन हो गई है आजकल, क्योंकि आंवले से मिल के बनता था और बाबा रामदेव का प्रचार प्रसार ज़्यादा होता। रीठा का मामला इस समय कुछ कम हो गया, लेकिन कहीं कहीं पे बहुत ज़्यादा सेल होता है। तो रीठा एक शैम्पू आता था जो साबुन का विस्थापन होता था, साबुन की जगह पे इसे लोग बालों में लगाना पसंद करते थे। और रुद्राक्ष कुछ लोग पहनते हैं, माला में पहना जाता है, रुद्राक्ष का पौधा भी होता है, ठीक है। तो ये आप जानते ही होंगे। विश्व एड्स दिवस आपको पता है, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है, विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है आपका, जल्दी बता दीजिए। विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है 10 दिसंबर, सॉरी माफ करिएगा, 1 दिसंबर को। कब मनाया जाता है, 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है, आप सब जानते हैं, ठीक। 10 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व मानवाधिकार दिवस। क्या होता है, विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है कब, विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है 10 दिसंबर को, ठीक। उसके बाद बात करें दिसंबर, जनवरी में आ जाते हैं। जनवरी में जो महत्वपूर्ण तिथि हैं, तो जनवरी में जो महत्वपूर्ण तिथि है आप चले जाएंगे कहाँ पे, सबसे पहले जनवरी में आपको जाना होगा कहाँ पे, जल्दी बताइए। 9 तारीख को, 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है, प्रवासी दिवस मनाया जाता है। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, क्या मनाया जाता है, विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को, ठीक। 14 जनवरी को मकर संक्रांति मनाया जाता है, ये तो बताना ही नहीं, 14-15 को मकर संक्रांति, 13 को लोहड़ी मनाया जाता है, ये सब लोग जानते हैं, ठीक है। उसके बाद जनवरी में आगे बढ़ जाएंगे, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, ये सब लोग जानते हैं। 23 जनवरी को क्या मनाया जाता है, 23 जनवरी जल्दी बता दिए, जिस दिन आपका टेट का पेपर है, 23 जनवरी को क्या मनाया जाता है, सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाया जाता है। और 30 जनवरी को महात्मा गांधी की क्या मनाया जाता है, शहीद दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ेंगे, फरवरी में चलेंगे, तो फरवरी में 4 फरवरी को, मुझे बहुत ज़्यादा एग्जैक्ट याद नहीं लेकिन देख लीजिएगा, 4 फरवरी को कैंसर दिवस मनाया जाता है, एक बार देख लीजिएगा, 4 फरवरी को कैंसर दिवस मनाया जाता है। और उसके बाद हाँ यहाँ देखिए, जनवरी में एक छूट गया, जनवरी में 12 जनवरी को क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, जो कल है, हम आपको बताएंगे, स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन पर मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को। ध्यान से सुनिएगा सभी, हम रिवीजन करा रहे हैं आपको। उसके बाद चले जाएंगे, 4 फरवरी हो गया। 4 फरवरी के बाद फरवरी में फिर आपकी महत्वपूर्ण तिथि कब आती, 28 फरवरी को आती, क्या आती, 28 फरवरी को। 28 फरवरी को क्या मनाया जाता है, आप बताएंगे। 28 फरवरी को मनाया जाता है विज्ञान दिवस, रमन इफेक्ट की खोज हुई थी और इस दिन मनाया जाता है, विज्ञान दिवस को मनाया जाता है। उसी प्रकार से आगे बढ़ जाएंगे तो मार्च की महत्वपूर्ण तिथि है, अप्रैल में, मई में, जून में, आप इसको सब याद कर लीजिएगा। जून का एक सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, 5 जून को पूछा जाता है, क्या मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 21 जून को आपका विश्व योगा डे या अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया जाता है और उत्तरी गोलार्ध में ये सबसे बड़ा दिन होता है, ठीक है, 21 जून को। और उसके बाद चले जाएंगे 21 जून के बाद
कहाँ पे 1 जुलाई को डॉक्टर डे मनाया जाता है, कभी नहीं पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद आपका चले जाएंगे कहाँ पे, 16 सितंबर को आपको पूछा जाता है, ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है। एक कुछ ऐसे महत्वपूर्ण तिथियां हैं जिसे आपको याद रखना चाहिए, आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। शिक्षक की सबसे बहुमूल्य निधि क्या होती है? देखिए, शिक्षक की सबसे बहुमूल्य निधि होती है जो उसके स्टूडेंट हैं उस पर अटूट विश्वास करें। आज के इस युग में कोई भी स्टूडेंट जल्दी अपने टीचर पर विश्वास नहीं करता, वो कंपेयर करता है, यही कारण वो कमज़ोर होता जा रहा है। वो तुलना करता है, कभी यूट्यूब से पढ़ के जाएगा, फिर उसके बाद जा कर के क्लास में पढ़ेगा, फिर कोचिंग पढ़ने जाएगा, फिर ट्यूशन पढ़ेगा। एक स्टूडेंट के 5 इंफॉर्मेटिव्स होते हैं, 5 जगह से वो इन्फॉर्मेशन लेता है और कोई भी इन्फॉर्मेशन उसके लिए बेहतर नहीं हो पाती। इसे सब लोग कहते हैं एक टेक्नोलॉजी का युग है, इंफॉर्मेशन एरा है, लेकिन मैं इसे कहता हूँ एक कन्फ्यूजन एरा है। कन्फ्यूजन एरा क्या है कि किसी चीज़ की लर्निंग लेने के लिए आपको किसी को ट्रस्ट करना पड़ेगा। जब तक आप किसी पर ट्रस्ट नहीं करेंगे तब तक आप उसकी लर्निंग नहीं हासिल कर सकते। लेकिन बच्चे या जो भी उनके पेरेंट्स होते हैं, ज़्यादातर हमने देखा है कि वो उनको क्या होता है कि ना, कोचिंग है, ट्यूशन है, फिर उसके बाद आपका यूट्यूब है, तो एक ही इन्फॉर्मेशन को अलग अलग जगह से अलग अलग विधि से सीखने के चक्कर में वो कन्फ्यूज हो जाते हैं और जो लर्निंग प्रोसेस होती है उनकी ख़त्म हो जाती है, ट्रेनिंग पे चले जाते हैं। तो छात्रों का विश्वास प्राप्त करना एक टीचर की अमूल्य निधि माना जाता है कि अगर बच्चा उनके ऊपर विश्वास प्राप्त कर ले और ये कहे कि हमारे गुरुजी कहें यही सत्य है, तो ये बड़ी निधि होती है। और आप जब टीचर बनेंगे तो ये आपके लिए गर्व की बात होगी कि आपकी बात को ही बच्चा मानेगा और उसके बाद बच्चा जा कर के कहेगा कि आज हमारे गुरुजी ने सिखाया है। तो ये आपके लिए गर्व की बात होगी कि आप ये बात को कह पाएंगे, ठीक है। परिकल्पना को बार बार परीक्षण करने से गलत नहीं पाया जाता है तो वह क्या हो जाता है? देखिए, जब किसी भी बात को हम बार बार जांच करें, जैसे आपने देखा राजनीतिक मंचों में बहुत सारी चीज़ें ऐसे लगातार किसी को दोषारोपण किया जाता था और जितना दोषारोपण किया जाता था उसकी छवि उतनी निखर करके आती थी। या किसी बात के लगातार हम उसको परीक्षण करते जाएं और वह गलत ना पाया जाए, यानी वो सही पाया जाए, तो इसका मतलब है कि वो क्या हो गया, सिद्धांत हो गया, कानून उस क्या हो गया, सिद्धांत हो गया, थ्योरी हो गई। तो जब परीक्षण से कोई चीज़ लगातार बार बार चेक करने पे भी गलत नहीं होती तो क्या हो जाता है, सिद्धांत हो जाता है। निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि कौन सी? देखिए, सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि होती है विचार गोष्ठी और कार्य योजना विधि, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा यहाँ पे, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? देखिए, ग्रीन हाउस गैस नहीं, यहाँ पे आपका ऑप्शन के हिसाब से हीलियम आपका सही हो जाएगा। नाइट कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और मीथेन, ये तीन को आप याद रखिए कि तीनों जो होते हैं इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और कौन है, नाइट्रस गलत लिखा गया, ठीक है, नाइट्रस होता है, ठीक है। उसके बाद आपका मीथेन है, मेथेन लिखा गया, ये मीथेन होता है, ठीक। तो मेथेन भी कहते हैं, कहीं कहीं मीथेन कहते हैं। तो ये जो होते हैं तीन को छोड़ करके कोई भी गैस रहेगी तो आप ग्रीन हाउस गैस में मार दीजिएगा, ठीक है। चूंकि हर बार नहीं ही पूछा जाता है और आप इन तीनों को याद रख लिए, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और उसके बाद मीथेन के अलावा कोई भी गैस होगी तो ये मान के चलिए 95% चांस है कि आपका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। चूंकि कई के बाद दो दो दे देंगे तो जब कम कॉन्सेप्चुअल आएगा तब आपको समस्या हो सकती है, लेकिन आप इन तीनों को याद रखिए। चौथी आपका जो होगा 98% तक आपका सही आंसर जाएगा, ठीक है। ध्वनि प्रदूषण का मापन किस इकाई द्वारा किया जाता है? देखो, ध्वनि प्रदूषण को हम लोग डेसिबल में नापते हैं। किस में नापते हैं? डेसिबल में नापते हैं। ये जूल है, जूल ऊर्जा की इकाई होता है, ठीक है। न्यूटन भी कार्य की इकाई होता है ना। न्यूटन से क्या करते हैं, फोर्स को क्या नापते हैं, फोर्स को, बल को मापने की यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है, ठीक है। इसको एन से डिनोट किया जाता है और फोर्स बल को किसको डिनोट करते हैं, कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं। तो न्यूटन हो गया। नैनो इकाई आप जानते ही होंगे, पता नहीं नैनो इकाई क्या होता है। डेसिबल आपकी क्या होती है, ध्वनि के नापने की इकाई होती है। 70 से 80 डेसिबल तक की आवाज़ को हम लोग सही साफ सुन सकते हैं। अगर 80 से ऊपर की डेसिबल की आवाज़ होती है, 90 डेसिबल तक पहुंच जाती है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, ध्वनि प्रदूषण के रूप में जानने लगते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थलाकृत का निर्माण हिमानी द्वारा किया गया है? तो यू आकार की जो घाटी का निर्माण हुआ है वो किसके द्वारा हुआ है, हिमानी के कारण हुआ है। निम्न नदियों में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? कौन सी नदी ऐसी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? देखिए, यहाँ पे ताप्ती है, नर्मदा है, सिंधु है, तो यहाँ पे सुवर्ण जो है वो कहाँ गिरती है, आपकी सुवर्ण रेखा नदी वो गिरती है आपकी बंगाल की खाड़ी में। राकेश है, कक्षा 5 के अभ्यर्थी हैं, विज्ञान पढ़ते हैं, ठीक है। पर्यावरण विज्ञान शिक्षक द्वारा दिए गए कार्य को समय से प्रस्तुत नहीं करता है, अतः सबसे उपयुक्त सुधारात्मक उपाय हो सकता है, क्या हो सकता है? प्रधानाध्यापक की जानकारी में लाना, खेल
की कक्षा में जाने पर प्रतिबंध लगाना, उसकी अनियमितताओं के कारण को जानकर के सही मार्गदर्शन करना। आपका सही आंसर तो ये होगा। हालांकि नॉर्मली स्कूलों में क्या किया जाता है, पहले उसे प्रिंसिपल क्या नोटिस दी जाती है कि बच्चा काम नहीं करता है, ठीक। उसके बाद उसे खेल में या लैब में जाने से रोक दिया जाता है कि आप जब तक काम नहीं पूरा करोगे तब तक नहीं जाओगे, ठीक। या उसकी अनियमित लिखित जानकारी उसके माता पिता को भी दी जाती है। पब्लिक स्कूलों के चोचले हैं। अगर आप किसी भी पब्लिक स्कूल में टीचर हैं तो आप इस चीज़ पे मत जाइएगा। आपका आंसर जो सही होगा वो ये सही होगा। ये मत कहिएगा कि आप गलत कह रहे हैं, मैं बता दिया। तो उसमें उसकी अनियमितताओं के कारणों को जानकर के उसका सही मार्गदर्शन करना ये टीचर का दायित्व होता है। कि आपके पास बच्चा आ गया तो ये आपकी पूरी जिम्मेदारी है कि आप बच्चे को निखार करके सोना बनाइए। बच्चा आपको मिलता है तो वो कुछ नहीं जानता है, लेकिन आप जब उससे निकाल करके डिग्री देते हैं, जब इंटर पास होकर के आपके कॉलेज से विद्यालय से जाता है, या 5 पास होकर के जाएगा, 8 पास होकर के जाएगा, या इंटर पास होकर के जाएगा, तो उस बच्चे को निखार करके आप एक सोने के रूप में देते हैं। तो वो आपका एक गुण होता है, वो सबके पास नहीं होता, नहीं तो सब लोग शिक्षक क्यों ना बन जाए। मध्य प्रदेश का कौन सा शहर झीलों का शहर कहलाता है? तो आप जानते हैं मध्य प्रदेश का शहर कौन है? भोपाल है, जिसे झीलों का शहर कहा जाता है। निम्न में से कौन सा सागर यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है? कौन ऐसा सागर है जो यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है? तो वो है आपका भूमध्य सागर। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मैंने कहा बहुत बार पूछा गया, तो इस बार भी पूछ लिया गया, तो ये आपका सही हो जाता है। कौन सा? 16 सितंबर। उसके बाद है, किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं। किसी खाद्य श्रृंखला में, अभी मैंने ऊपर आपको पिरामिड बता के बताया था, प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र के तत्वों के चक्रण को जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। निम्नलिखित ईंधन में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? न्यूनतम पूछ रहा है, सबसे कम। देखिए न्यूनतम पूछ रहा है तो न्यूनतम हो जाएगा आपका हाइड्रोजन, ठीक है। और अगर अधिकतम पूछता है तो ये ऑप्शन के हिसाब से आपका कोयला हो जाता है। संकटग्रस्त जंतु दैत्याकार पांडा किस देश में पाया जाता है? पांडा आप जानते हैं चीन में पाया जाता है। और उसके बाद निम्नलिखित में से किस गैस के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई थी? तो आप कहेंगे मिस के कारण हुई थी, मिस के कारण हुई थी। और इसका मतलब होता है मिथाइल आइसोसाइनेट, मिथाइल आइसोसाइनेट के कारण हुई थी। कहाँ चला गया भाई? मिथाइल आइसोसाइनेट के कारण हुआ था। तो ये आपका सही आंसर हो जाता है, मिथाइल आइसोसाइनेट के कारण। किस देश में क्रिसमस के त्यौहार गर्मियों में मनाया जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया में जो होता है। ऑस्ट्रेलिया किस में पाया जाता है? दक्षिणी में है। तो ऑस्ट्रेलिया में क्या पाया जाता है? क्रिसमस का त्यौहार किस में मनाया जाता है? वहाँ पे गर्मी पड़ती है, जब हमारे यहाँ ठंडी पड़ती है। इसी समय देखिए, क्रिसमस के समय में ठंडी के दिनों में जब मैच वगैरह होता है, हमारे खिलाड़ी जाते हैं ऑस्ट्रेलिया खेलने, तो आपने देखा होगा कि टी शर्ट लोअर पहन करके खेलते हैं, मतलब नॉर्मल जो कॉटन वाला होता है उसे पहन करके, जैकेट ब्लेजर या जो इनर होते हैं उसको नहीं पहनते हैं। इसका मतलब कि गर्मी पड़ती, ठीक। गिर वन्य जीव अभयारण्य निम्न में से किसमें? गिर वाला तो आपको बहुत बार पूछा गया, किस जीव का संरक्षण से? गिर गुजरात शेर, गिर गुजरात शेर, ठीक है। और गैंडा कहाँ से है? तो एक सींग वाला गैंडा असम से है, और उसका नाम क्या? काजीरंगा नेशनल पार्क है। उसके बाद आ जाते हैं, निम्नलिखित में से कौन से प्राकृतिक वनस्पति मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती है? मरुस्थल में क्या पाया जाएगा? मरुस्थल में कैक्टस पाया जाएगा, और क्या पाया जाएगा? नागफनी पाई जाती है। कैक्टस मतलब नागफनी, ठीक। ग्रीन मफलर संबंधित है। ग्रीन मफलर किससे संबंधित होता है? ध्वनि प्रदूषण से संबंधित होता है, ये तो आप जानते हैं। भू पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत कौन होता है? देखिए भू पारिस्थितिकी तंत्र में, या पूरे पृथ्वी पे, या पूरे ग्रहों को ऊर्जा देने का स्रोत कौन होता है? वो आपका एक तारा है जिसका नाम सूर्य है। टाइटन किसका उपग्रह है? तो टाइटन जो उपग्रह होता है वो किसका है? शनि का उपग्रह है। आप जानते हैं टाइटन शनि का उपग्रह है। निम्नलिखित में से कौन सा बायोडीजल? बायोडीजल जेट्रोपा होता है। कौन होता है? जेट्रोपा होता है। मैंने कई दिन आपको बताया था, पिछले वीडियो में भी ये प्रश्न आया था। और उसके बाद पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित होता है। कब पारित होता है? 1986 में पारित होता है। भूमंडलीय तापन का कारण क्या होता है? भूमंडलीय तापन का कारण होता है, यानी ग्लोबल वार्मिंग का कारण होता है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि का होना ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? किसमें? तो वो आप कहेंगे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन में क्या पाए जाते हैं? सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन में। क्या पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय विविधता पाई जाती है। निम्न में से किस मृदा का निर्माण लावा द्वारा होता है? किस मृदा का निर्माण लावा द्वारा होता है? तो आप कहेंगे काली मिट्टी का निर्माण किसके द्वारा होता है? लावा के द्वारा होता है। वायुमंडल की कौन सी परत प्रकाश की पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी की सतह पर आने से रोकती है? कह रहा कौन सा ऐसी परत है? तो आप कहेंगे समताप मंडल है। कौन है? समताप मंडल हो जाता है।
और गंगा एक्शन प्लान यानी GAP गैप किससे संबंधित है? पंडित जवाहरलाल से राजीव गांधी जी से संबंधित है। तो ये आपका हो जाता है जल की गुणवत्ता। क्या होता है इसमें? जल की गुणवत्ता के लिए होता है गंगा एक्शन प्लान लाया गया था, जिससे गंगा नदी को पानी को साफ किया जा सके। निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष जैविक कीटनाशक का उत्पादक है? वो कौन है? आपका नीम। कौन है? कह रहा संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब अपनाया था? तो आपको ये पता होगा, 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था राष्ट्रीय गान को। पुष्कर मेला जयपुर में लगता है। आप सॉरी, पुष्कर मेला कहाँ लगता है? अजमेर में लगता है। राजस्थान का बहुत मशहूर है पुष्कर मेला। कहाँ लगता है? अजमेर में लगता है। ठीक है। और निम्नलिखित पराबैंगनी किरणों में से कौन सा अधिक हानिकारक होता है? तो आप कहेंगे यूबीसी जो होता है, यूबीसी जो होता है ये क्या होता है? सबसे ज़्यादा हानिकारक हानिकारक किरण होती है। निम्नलिखित में से कौन सा जैवमंडल का अजैविक घटक नहीं है? कौन सा जैवमंडल का अजैविक घटक नहीं है? तो यहाँ पे प्रोटीन, मृदा, फास्फोरस के अलावा जो होता है यहाँ कवक क्या होता है? ये लिविंग थिंग्स होता है। तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा। ये सभी तत्व हैं, लेकिन ये जो होता है आपका कवक, ये आपका सही आंसर हो जाता है। लिविंग थिंग्स है। चूंकि पूछा है अजैविक घटक नहीं है, तो यानी अजैविक घटक नहीं है तो क्या होगा? जैविक घटक आपको बताना। जैविक घटक क्या हो जाएगा? कवक आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक। गिर सेर परियोजना फिर वही है। गिर कहाँ से? गुजरात से संबंधित है। ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया, इस बार हमने हर बार रख भी दिया। WWF का आशय क्या होता है? तो आप कहेंगे WWF वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, आप जानते हैं। गंगा नदी निकलती, गंगा नदी कहाँ से निकलती? गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती, उत्तराकाशी में। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के गंगोत्री हिमनद से निकलती है, गंगोत्री ग्लेशियर से। और वो वहाँ से निकल करके कहाँ चली जाती है? पहुँच जाती है, जल्दी बताइए कहाँ पे? ये पहुंच जाती है बंगाल की खाड़ी तक। ठीक है। तो अपने पिता हिमालय के घर से निकल करके अपने पति अरब सागर तक पहुंच जाती है। ठीक है। बंगाल की खाड़ी तक पहुंच जाती है। ठीक। तो एक आपकी कौन सी नदी होती है? गंगा नदी होती है। गंगा नदी भारत में कितनी है? 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और इसमें बहुत सारे जो होते हैं गंगा नदी पे किनारे, बहुत सारे शहर, गांव, देश बसे होते हैं, प्रदेश बसे हुए हैं। तो इसके बारे में बहुत सारी जानकारी आपसे पूछी जाती है, जैसे कानपुर है, ठीक है, बनारस है, इलाहाबाद है। संगम कहाँ पर बनता है? इलाहाबाद में बनता है गंगा नदी पे। ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। ठीक। निम्नलिखित में से भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है? तो आप कहेंगे प्रदूषण का मापन कौन करता है? तो आप कहेंगे ये तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड करता है। ठीक। कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है, कहाँ से संबंधित है? कोटोपैक्सी एंडीज से संबंधित है। कहाँ में अवस्थित है? एंडीज पर्वतमाला में अवस्थित है। तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानती? ब्रह्मपुत्र नदी नाम से जाना जाता है। तो ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है? तो आप कहते हैं ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से? वहाँ पे निकलेगी तिब्बत के चेमाई युंगडुंग नामक पर्वत श्रेणी से निकलती है। और ये बहती हुई कहाँ आती है? भारत में आती है। और भारत में आगे जाकर के पश्चिम बंगाल में जाकर के ये कहाँ पहुँच जाती है? बंगाल की खाड़ी में गिर जाती। आते वक्त असम में एक दोआब बनाती है, जो अक्सर पूछा जाता है आपके एग्जाम में। कौन सा? माजुली दोआब बनता है। माजुली का दोआब बनता है या द्वीप बनता है, माजुली द्वीप। माजुली द्वीप किससे बनता है? नदी पे बनने वाला विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है माजुली द्वीप। और कहाँ बनता है? ब्रह्मपुत्र नदी पे बनता है। कहाँ पे? असम में। ठीक है। तो याद रखिएगा माजुली द्वीप असम में है। और ये किस पे बनता है? ब्रह्मपुत्र नदी पे बनता है। ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ बहती हुई कहाँ चली जाती है? बंगाल की खाड़ी में। घास भूमि क्षेत्र के पारतंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्चतर उपभोक्ता कौन होता है? सबसे ऊपर कौन होगा? मांसाहारी होगा। अब नीचे शाकाहारी, ऊपर मांसाहारी, सर्वोच्च मांसाहारी। तो मांसाहारी आपका हो जाता है। वायुमंडल की प्रमुख स्तर जो पृथ्वी के नजदीक है, कह रहा वह स्तर जो पृथ्वी के बहुत पास है, तो आपका कौन हो जाता है? क्षोभ मंडल, संताप मंडल, आयन मंडल। उसके बाद आपका ओजोन मंडल। ओजोन मंडल के बाद क्या हो जाता है आपका? लास्ट में हो जाता है बहिर्मंडल। ठीक है। उसके बाद तो सबसे नजदीक कौन होता है पृथ्वी के पास? तो वो होता है आपका क्षोभ मंडल। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य हैं? तो आप कहेंगे 5 सदस्य हैं। कितने सदस्य? अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी होती है? स्थायी सदस्यों की संख्या होती है 5। सरिस्का किससे संबंधित है? सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान। और ये कहाँ संबंधित है? राजस्थान से संबंधित है। कहाँ संबंधित है? राजस्थान से संबंधित है। और पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होता है? पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत होता है वो होते हैं सूर्य भगवान होते हैं, सूर्य प्रकाश का होता है। ठीक है।
एगमार्क का संबंध किससे होता है? एगमार्क का संबंध होता है गुणवत्ता से, जो पदार्थ की गुणवत्ता होती है उससे संबंधित होता है। आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक होता है। आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक कहाँ होता है? पश्चिम बंगाल में होता है। कहाँ पे होता है? पश्चिम बंगाल में। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था 1972 में। कब पारित किया गया था? 1972 में पारित किया गया था। दूध से दही बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? किण्वन कहते हैं। क्या कहते हैं? किण्वन कहा जाता है। किण्वन मतलब इनमें जब अनाक्षी शोषण होता है तो अनाक्षी शोषण में क्या बनता है? एसिड का निर्माण होता है। और जब एसिड का निर्माण होता है दही खट्टी हो जाती है, दूध मीठा होता है, तो यहाँ पे कौन बैक्टीरिया काम करती है? लैक्टोबैसिलस काम करती है। तो इस क्रिया को हम लोग किण्वन कहते हैं। तो एक किण्वन हो जाता है। ठीक। गन्ने के जूस से सिरका का बनना किण्वन है। अंगूर के जूस से वाइन का बनना क्या होता है? किण्वन क्रिया होती। ठीक, समझ गए आप? किस देश के संविधान में मौलिक कर्तव्य, भारत का मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया? तो आप कहेंगे यूएसएसआर से लिया गया है। कहाँ से? यूएसएसआर से लिया गया है। ध्रुव तारा कहा जाता है। ध्रुव तारा किसे कहते हैं? तो ध्रुव तारा आप कहते हैं जो होता है दक्षिणी तारे के नहीं नहीं, एक सेकंड एक सेकंड। ध्रुव तारा किसे कहा जाता है? एक सेकंड यहाँ पे देखिएगा। ध्रुव तारा आपसे पूछा जा रहा है, ध्रुव तारा किसे कहते हैं? ध्रुव तारा क्या होता है? ध्रुव तारा आपके उत्तरी तारे को कहते हैं। उत्तर में तारा दिखाई पड़ता है, ये ऑप्शन नंबर बी है। उत्तरी तारे को क्या कहते हैं? ध्रुव तारा कहते हैं। ये आपका अलग हो गया है। उत्तरी तारा जो होगा आपका सही आंसर होगा, उत्तरी तारा। ठीक है। और उसके बाद भारत में प्रोजेक्ट टाइगर 1973, ये तो सबको पता है, टाइगर को संरक्षित करने के लिए। फूलों की घाटी अवस्थित है, कहाँ पे अवस्थित है? तो आप कहेंगे उत्तराखंड में अवस्थित है। कहाँ पे अवस्थित है? उत्तराखंड में अवस्थित है। अच्छा, ये बताइए कि हाथी क्या होता है? भारत का विरासती पशु है। तो इसके संरक्षण के लिए कौन सा योजना चलाई गई थी? आप कमेंट करके बताइएगा। एक वयस्क मानव के शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? 206 होती है। और ये जो क्या कहते हैं शिशु होता है उसमें कितनी होती? 300 होती। मनुष्य की सबसे बड़ी हड्डी जो होती है वो जंघे की हड्डी होती है, जिसे हम लोग फीमर कहते हैं। क्या कहते हैं? फीमर कहते हैं। और जो सबसे छोटी होती है इंकस कहते हैं। कहाँ पे पाई जाती है? कान में पाई जाती है। ठीक है। और उसके बाद बाकी सारी चीज़ें तो हड्डी के बारे में आपने पढ़ा ही होगा, जानते ही होंगे। ठीक है। अगर इतना कॉमन याद रखिए, बड़ी छोटी और संख्या याद रखिए, आपका काम हो जाएगा। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? एस्टर्डम में है। ये तो सभी लोग जानते हैं। ग्रीन पीस इंटरनेशनल मुख्यालय कहाँ है? एस्टर्डम में है। और प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशीय चरण के दौरान ऑक्सीकरण और उपचयन होता है। देखिए यहाँ पे जो आपका सही आंसर होता है वो जल का NADP में होता है। ठीक है। इसको हम बाद में कभी जो है आपका जब शॉर्ट वीडियो कराएंगे तो साइंस वाले सेगमेंट में इसको हम करा देंगे। जल टूट करके क्या करता है? यहाँ पे ऑक्सीकरण और अपचयन दो क्रियाएं होती हैं। उसके बारे में हम आपको डिटेल में अभी बताएंगे कुछ समय बाद। ठीक है। एलपीजी सभी लोग जानते हैं। एलपीजी को क्या कहते हैं? लिक्विड पेट्रोलियम गैस कहा जाता है। यह मीथेन का उत्सर्जन करने वाला होता है। किसका उत्सर्जन करता है? मीथेन को उत्सर्जन करने वाला होता है। तो आपका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी। प्रजातियों की उत्पत्ति एक रचना है। प्रजातियों की उत्पत्ति एक रचना है। किसका? चार्ल्स डार्विन की है। और इन्होंने कहा था सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो इन्वायरमेंट में फिट होगा वही यहाँ पे सर्वाइव करेगा। इनकी थ्योरी थी नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है। कौन सी थ्योरी थी? नेचुरल सिलेक्शन। मकर रेखा है। मकर रेखा क्या होती है? 23.5 अंश दक्षिणी को मकर रेखा कहते हैं और 23.5 अंश उत्तरी को क्या कहते हैं? कर्क रेखा कहा जाता है। ठीक। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? द हेग में है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? द हेग में। तो आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाता है? सही आंसर हो जाता है। इनमें कौन सा वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा है? तो राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा कौन है? रेखा शर्मा है। आपका सही आंसर हो जाता है। उसके बाद लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? कौन राष्ट्र दोनों की, लोकसभा और राज्यसभा दोनों की बैठक को बुलाता है? तो आप बताएंगे। यहाँ पे सही आंसर हो जाता है आपको राष्ट्रपति। अच्छा, उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीट कितनी है? तो आप कहेंगे 80 सीट है। और विधानसभा की सीट कितनी है? राज्यसभा की सीट कितनी होती है? 31 होती है। विधानसभा की कितनी है? 403 है, प्लस 1 है। ठीक है। ये हमारे यहाँ है। और जो विधान परिषद होता है उसकी सीटों की संख्या कितनी है? 100 होती है। तो फिर से देख लेते हैं। लोकसभा कितनी है? 80 है। उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं। राज्यसभा 31 है। ठीक। उसके बाद यहाँ पे अगर बात करें क्या कहते हैं विधानसभा, विधानसभा की संख्या कितनी है? 403 प्लस 1 है। और विधान परिषद की बात करें तो सीटों की संख्या कितनी हो जाती है? 100 हो जाती है। तो आप यहाँ पे लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो आप कहेंगे कौन बुलाते हैं? जल्दी बता दिए। राष्ट्रपति बुलाते हैं। संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित जानकारी दी गई? पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित जानकारी आपके भाग 9 में दी गई है।
74वें संविधान संशोधन का संबंध किससे है? 74वें संविधान संशोधन का संबंध है शहरी स्थानीय स्वशासन से। किससे? शहरी स्थानीय स्वशासन से है। किस गैस के वर्षा के पानी से घुलने में पानी जो होता है अम्लीय हो जाता है? तो आप कहेंगे सल्फर डाइऑक्साइड। मैंने बताया था सल्फर डाइऑक्साइड जब ये पानी के साथ जुड़ जाता है सल्फ्यूरिक एसिड बना लेता है, इसी से एसिड रेन होती है। और भारतीय संविधान के विधि का शासन विचार कहाँ से लिया गया था? भारतीय संविधान में विधि के शासन का विचार कहाँ से लिया गया? इंग्लैंड से लिया गया। कहाँ से लिया गया? इंग्लैंड से लिया गया है। आगे बढ़ जाते हैं। लोकसभा के चुनाव हेतु अधिसूचना कौन जारी करता है? लोकसभा के चुनाव हेतु अधिसूचना भारत का निर्वाचन आयोग जारी करता है। कौन जारी करता है? निर्वाचन आयोग जारी करता है। और उसके बाद लोकसभा की कार्यवाही के प्रथम घंटे को क्या कहा जाता है? लोकसभा की कार्यवाही के प्रथम घंटे को, यहाँ पे देखिए आपका ये प्रश्न आपका आयोग ने रोक लगा दी थी, इसमें प्रश्न में कई गलत हैं कुछ, तो यहाँ पे मेरे हिसाब से तो इसका जो आंसर होना चाहिए, नहीं मैं नहीं बताऊंगा, आप अपने हिसाब से इसको चेक कर लीजिएगा। थोड़ा सा इसका आंसर डाउटफुल है तो इसका आंसर यहाँ से आप गूगल कर लीजिए और चेक कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद वर्षा जल का संग्रहण क्या होता है? वर्षा जल का संग्रहण होता है वर्षा जल का जमाव और भंडारण, ठीक। भारतीय गैंडे कहाँ संरक्षित होते? काजीरंगा नेशनल पार्क असम में। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा क्रम पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह को संबंधित है? तो सबसे पहले क्या होगा? उत्पादक होगा, उपभोक्ता होगा, अपघटक होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो होता है करेक्ट हो जाता है। कौन सी ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? मैंने आपसे कहा था सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित रहती है यहाँ पे, लेकिन प्रोपेन है, मीथेन है, और क्या है, एथेन है। तो आपका सही आंसर इसकी तुलना में हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। वैसे गैसों का लेवल क्या होता है? नाइट्रोजन होता है 78%, और उसके बाद ऑक्सीजन होता है कितना? 21%। क्या होता है? ऑक्सीजन होता है। और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल कितना होता है? 0.03% होता है। लेकिन ये मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन और ये सब जो होते हैं आर्गन, क्रिप्टॉन, ये सब कार्बन डाइऑक्साइड से कम पाए जाते हैं। तो आपका सही आंसर हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। किस वर्णक की उपस्थिति से पौधे हरे रंग के होते हैं? देखो पौधे में 3 प्रकार के वर्णक पाए जाते हैं। एक को हम लोग कहते हैं कौन सा? क्लोरोफिल, ठीक, क्लोरोफिल। दूसरे को कहते हैं क्रोमोप्ला एक सॉरी 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 एक मिनट, एक को हम लोग कहते हैं क्लोरोप्लास्ट, दूसरे को कहते हैं क्रोमोप्लास्ट, और तीसरे को कहते हैं क्या कहते हैं? ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो होता है ग्रीन कलर का होता है। क्रोमोप्लास्ट जो होता है अलग अलग कलर के हो सकता है, ठीक है, किसी भी कलर का हो सकता है। और ल्यूकोप्लास्ट कैसा होता है? कलरलेस होता है, यानी सफ़ेद होता है। कैरोटीनॉइड जो आपका ये है कैरेट है यानी गाजर है, जो उसका रंग जो होता है किसके कारण होता है इस तरह का? तो कैरोटीन के कारण होता है। लाइकोपीन किस में पाया जाता है? टमाटर में। तो आपका सही आंसर यहाँ पे बहरहाल जो होने वाला है वो कौन है? क्लोरोफिल है। सही आंसर क्या होने वाला है? क्लोरोफिल है। मानवीय गतिविधियों जो पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं, तो आपको बताना है यहाँ पे वनों का जलाना, ठीक, कृषि क्रियाकलाप, एरोसोल का केन का उपयोग, ये सभी जो होते हैं मानवीय क्रिया है जो जलवायु परिवर्तन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। यूफॉर्बिएसी फैमिली में कौन सी फसल बायोडीजल के उत्पादन से संबंधित है? तो आप कहेंगे जेट्रोपा। कौन संबंधित है? जेट्रोपा। जड़ी बूटियों की रानी और भारत की सबसे प्रसिद्ध पवित्र जड़ी बूटी कौन सी है? तो आप कहेंगे जड़ी बूटियों की रानी कौन है? तुलसी है। कौन है? तुलसी है। कौन है? तुलसी है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमारा मिल जाएगा यहाँ पीने के लिए सुरक्षित जल को क्या कहते हैं? पीने के लिए सुरक्षित जल को क्या कहते हैं? पीने योग्य पानी कहते हैं, ठीक है। ये नॉर्मल सा क्वेश्चन है। एम एस स्वामीनाथन क्या है? एक कृषि वैज्ञानिक है। एम एस स्वामीनाथन हरित क्रांति के जनक है। क्या है? हरित क्रांति के जनक है। भारत में हरित क्रांति के जनक, भारतीय हरित क्रांति के जनक कौन है? एम एस स्वामीनाथन है। और हरित क्रांति के जो जनक होते हैं विश्व में, तो एन ई बोरलाग है। कौन है? एन ई बोरलाग है, जो कि विश्व में हरित क्रांति के जनक हैं। और भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? एम एस स्वामीनाथन है, जो कि एक कृषि वैज्ञानिक हैं। और उस समय ये 1967-68 में क्या थे? कृषि सलाहकार भी थे भारत सरकार में। तो ये आपके हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं एम एस स्वामीनाथन। मोकम्बो सोमशिवम स्वामीनाथन इनका नाम होता है। आगे बढ़ जाते हैं और अगला क्वेश्चन आपका होता है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ, ठीक। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ पे? देहरादून में। कहाँ पे है? देहरादून में। प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे निम्न में से अगला प्रश्न आपका है अपशिष्ट उत्पादों को खाने
वाले जीवों को क्या कहा जाता है? तो उसे कहते हैं मृतभोजी कहते हैं। क्या कहते हैं? मृतभक्षी या मृतभोजी कहा जाता है। तप्त भौम जल से किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त की जाती है? तप्त भौम जल से भूतापीय ऊर्जा प्राप्त की जाती है। 16 घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं? 16 घास स्थल पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं। कहाँ? पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं। कहाँ पे? पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं। भारत में पेलिकन पक्षी कहाँ प्रजनन करते हैं? भारत में पेलिकन पक्षी जो है वो कहाँ पे? नेलापट्टू में, कंथोकुलम में और कोकारे बेलूर में करते हैं। तो ये आपका उपर्युक्त सभी आंसर सही हो जाता है। ऐसे प्रश्न जो बहुत कठिन हो उसका उपर्युक्त सभी का ऑप्शन अगर मिल जाए तो उसी पे आंसर लगा दिया करिए, ज़्यादातर सही हो जाता है। मिनी माता रोग ऐसी मछली को खाने से होता है जिसमें अधिक मात्रा में पाया जाता है, क्या पाया जाता है? पारा पाया जाता है। क्या पाया जाता है? पारा, एच पाया जाता है। तो इसे क्या कहते हैं? मिनी माता नामक रोग हो जाता है। उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे। ओजोन परत का अधिकतम हार्स निम्न में से किस पर हुआ है? तो कहाँ पे? दक्षिणी ध्रुव पर सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है इसका। कहाँ पे? न्यूनतम, अधिकतम, सॉरी, ठीक है, अधिकतम पूछा है ना, अधिकतम पूछा है तो दक्षिणी ध्रुव सही है, ठीक है। उसके बाद पूछ रहे हैं आगे, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश था? हीरालाल जे कानिया थे, ये भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। और उसके बाद रेड डाटा सूची किससे संबंधित है? विलुप्त प्राय जीवों के लिए है। किससे संबंधित है? विलुप्त प्राय जीवों के करीब पहुंचे जीवों के लिए है। और 1953 में पहली ट्रेन कहाँ चली थी? मुंबई से ठाणे के बीच में चली थी, ये तो आप सब लोग जानते हैं। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है? सोनपुर में लगता है। सोनपुर कहाँ है? सोनपुर बिहार में है। सोनपुर में लगता है। कहाँ पे लगता है? सोनपुर में लगता है, बिहार में है। और उसके बाद राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना हुई थी 1961 ईस्वी में, राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना। और उसके बाद आ जाते हैं समता का अधिकार आपको दिया गया, समता और समानता का अधिकार 14 से 18 के बीच में। इसी में आपको अनुच्छेद 17 में दिया गया अस्पृश्यता का अंत दिया गया, 19 में दिया गया बोलने का अधिकार दिया गया, ठीक है। और उसके बाद 21 में आपको 21 के एक में क्या कहा गया? 21 के का में कहा गया है कि आपके बच्चों को जो है 14 साल तक के बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने के बारे में बात कही गई है 21 के एक का में। लेकिन आपसे पूछा रहा समता का अधिकार, तो आपका होगा 14 से 18 के बीच में, ठीक है। 17 में क्या कहा गया? अस्पृश्यता का अंत, कई बार पूछा जाता है, अस्पृश्यता मतलब छुआछूत का अंत, ठीक। निम्नलिखित में से किस प्रदेश में रेंडियर पाया जाता है? रेंडियर कहाँ पाए जाते हैं? टुंड्रा प्रदेश में पाए जाते हैं रेंडियर। और निम्नलिखित में से कौन सा एक शीतोष्ण घास का मैदान नहीं है? शीतोष्ण घास का मैदान नहीं, इस बार भी पूछा गया था। कंपास जो होता है शीतोष्ण घास का मैदान नहीं है, बाकी सभी डाउन्स, प्रेरीज, पंपास क्या होते हैं? शीतोष्ण घास के मैदान होते हैं। जनसंख्या के आकार के अनुसार बृहत्तम महाद्वीप है, तो जनसंख्या के आकार के अनुसार से बृहत्तम महाद्वीप कौन सा होता है? तो आपका कहेंगे एशिया हो जाता है। और भारत में थारू जनजात कहाँ निवास करती है? भारत में थारू जनजात उत्तराखंड में और उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में, दोनों जगह पे निवास करती है। भिलाई इस्पात संयंत्र स्थित है, कहाँ पे स्थित है? तो आप कहेंगे छत्तीसगढ़ में स्थित है। कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में स्थित है। और भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ है? भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था पंचायती राज संस्थानों में दी गई है। किस प्रकार का डीएनए ए कोशिका किस में समान रूप से पाया जाता है? बी प्रकार का डीएनए पाया जाता है। वाटसन और क्रिक नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी और डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल प्रस्तुत किया था। जो बैक्टीरिया होता है उसमें सर्कुलर डीएनए पाए जाते हैं, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में कैसा डीएनए पाया जाता है? कुंडलित डीएनए पाया जाता है। पादप हार्मोन जो फल को पकाने के लिए आवश्यक होते हैं, इथाइलिन कहते हैं उसे, तो इथाइलिन आपका सही आंसर हो जाएगा। या कार्बाइड हो जाता है, कैल्शियम कार्बाइड आपका, वो भी सही हो जाता है। अनुच्छेद 356 का प्रथम प्रयोग कब और कहाँ किया गया था? तो कहेंगे 1959 ईस्वी में किया गया था, केरल में। अनुच्छेद 356 का उपयोग सबसे पहले कहाँ किया गया था? केरल में किया गया था। और कब किया गया था? तो आप कहेंगे केरल में किया गया था 1959 ईस्वी में। मेरे प्यारे मित्रों, आज का आपका प्रश्न यहीं पे कंप्लीट हो जाता है और इसी के साथ हम लोग इस श्रृंखला को पूरा कर ली है। जितने अभी तक प्रश्न पूछे गए उन सभी प्रश्नों को हमने एक एक करके पूरा कर लिया है। आपको इसके बारे में और बहुत सारी जानकारियां हासिल करनी होंगी और हमारी जो सीरीज चल रही फ्रेंडशिप बैच उसे आप जरूर ज्वाइन करें, अपने मित्रों को शेयर करें और जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे उतना ज़्यादा हम आपके लिए काम करेंगे। ना सिर्फ आपके यूपी टेट के लिए बल्कि आने वाले सुपर टेट की तैयारी के लिए भी हम लोग लगातार जी जान लगा करके आगे की तरफ बढ़ेंगे। प्यारे मित्रों, आप सबके सहयोग और प्यार के बल पर ही ये चैनल लगातार आगे बढ़ रहा है और हम लगातार आपके लिए काम करते रहेंगे, ये हम आपसे वादा करते हैं। यहाँ पे डीएनए के बारे में हम लोग कुछ चर्चा कर रहे थे। डीएनए के बारे में कुछ बता दें। डीएनए क्या होता है? हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है और एक जो वायरस होता है ना, तो वायरस में क्या होता है? आरएनए पाया जाता है। क्या पाया जाता है? आरएनए पाया जाता है। लेकिन एक वायरस होता है जिसमें डीएनए होता है, इसे हम लोग कहते हैं बैक्टीरियोफेज कहते हैं। कौन सा वायरस होता है?
बैक्टीरियोफेज वायरस होता है। बैक्टीरियोफेज वायरस में क्या पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है। अच्छा, ये बैक्टीरियो बेस वायरस कहाँ पाया जाता है, नदी के पानी में पाया जाता है, जैसे गंगा नदी में पाया जाता है। इसी कारण ये बैक्टीरिया को इन्फेक्शन देता है, और आप गंगा नदी का पानी ले आके रख देते हैं तो आपका पानी कभी ख़राब नहीं होता है। ये वायरस की बात हो रही थी तो एड्स की बात कर लेते हैं। एड्स जो होता है, एड्स रोग किससे होता है, वायरस होता है, एचआईवी से होता है। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम ये रोग का नाम है, और एचआईवी से होता है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस से यह रोग हो जाता है। कहने का अर्थ है कि अगर इस प्रकार के रोग आपको होते हैं तो वो वायरस जनित बीमारियां होती हैं। अच्छा, वायरस से होने वाला रोग कैसा होता है, कम्युनिकेबल बीमारी होती है, कभी यहाँ पे होती है, किसी दूसरे पर्सन को भी जा सकती है। ठीक, जैसे कोविड-19 है, कम्युनिकेबल बीमारी है। तो कहने का सीधा सा अर्थ है कि आप सभी लोग लगातार अपनी क्लास को देखते रहें, अपने मित्रों को शेयर करते रहें, और मैं आपको बता दूं कि आपकी क्लासेस लगातार ऐसे चलती रहेंगी। आप चैनल से जुड़ेंगे तो इसका लाभ आपको अवश्य मिलेगा। पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, जहाँ पे भी रहें मास्क वगैरह का उपयोग करें, ज़्यादा ज़रूरी ना हो तो बाहर ना निकलें। फिर हम लोग मिलते हैं किसी और क्लास में किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।